चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने ज्ञानदानी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे आज आइए बच्चे, और आप लोग वीडियोस को देख लिया करिए बच्चे। इतने दिन आपने बच्चे पढ़ाई किया है तो फिर सिलेबस को पूरा कर लेना है ना। जो भी 20, 25, 30 बच्चे रहते हो, क्योंकि अब तो सारे बच्चे ऑफलाइन भी आने लगे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को बाद में बेटा पढ़ के, और एक नोट प्रॉपर जो नोट होना चाहिए आपके पास बेटा, उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बच्चे जितने भी लोग हो सर, सारे लोग पढ़ लीजिए और एक पॉलिटी का कंफर्ट नोट्स बनाइए बेटा, क्योंकि जैसे ही ये पॉलिटी बैच यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर में मैं इसे फिनिश कर दूंगा, और लगभग इसी संडे तक बच्चे, संडे भी लाइव आ जाऊंगा और जो डाउट क्लास होगा वो लाइव कर लेंगे, है ना बच्चे। तो याद रखना ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इस पर सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, और क्वेश्चन जीके टाइप का कराऊंगा, पॉलिटी से भी रहेगा, और पॉलिटी के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा बच्चे वो मैं कराना शुरू कर दूंगा। तो आपका शाम का बैच भी लाइव चल रहा है, वो आपका चलता रहेगा, और एक बैच में और लाने वाला हूँ, लाइव ही बैच लाने वाला हूँ, क्वेश्चन का लाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी जो गले में दिक्कत है बच्चे, आज थोड़ा सा आराम है 1-2 दिन से, और जैसे प्रॉपर रिलैक्स हो जाऊंगा वैसे ही आपके बच्चे सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे और हमने सारे पॉइंट्स आपको सर्वोच्च न्यायालय के बता दिए थे। उसमें 1-2 पॉइंट्स और रह गया था बच्चे। एक बच्चे रह गया था, आर्टिकल 136 रह गया था बच्चे, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट की बेटा विशेष अपील कहते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा बेटा, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है बेटा, सुप्रीम कोर्ट में हम विशेष अपील का भी प्रावधान है बेटा। ठीक है, कोई भी केस हो सर, हम सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील कर सकते हैं आर्टिकल 136 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आपका रिजल्ट होगा सर 136 के तहत। ये जो बच्चे पावर होती है विशेष अपील की, ये बच्चे इसकी स्वाविवेक पावर होती है। कौन सी पावर होती है बच्चे? स्वाविवेक पावर होती है। ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। कौन सी पावर होती है बच्चे? स्वाविवेक पावर होती है। केस लेना चाहे तो ले, और लेना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट केस ना ले, बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, यहां पर मैं लिख देता हूं, केस लेना चाहे तो, केस लेना चाहे तो ले, और ना लेना चाहे बच्चे तो ना ले। क्लियर हो जाएगा। केस लेना यानी कि बच्चे इसकी स्वाविवेक पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है बेटा, कि हम सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील करें तो उस विशेष अपील में बेटा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस लेना चाहे ले, और ना लेना चाहे तो बेटा ना ले। एक पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, ये इसकी पावर होती है। लेकिन एक केस को छोड़कर बच्चे सेना न्यायालय के केस को छोड़कर, सेना न्यायालय केस को छोड़कर बेटा, ठीक है, और इन दोनों पर, अन्य केसेस पर इसका स्वाविवेकीय पावर होता है। केस लेना चाहे तो ले और लेना चाहे तो ना ले। तो हमें बस एक पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल 136 जो है बेटा, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की बात किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। इसकी ये स्वाविवेक पावर होती है, स्वाविवेकाधीन पावर कर लेना और स्मार्ट बना लो इसे, विवेकाधीन शक्ति। क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बेटा। फिर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है सर पूर्ण न्याय की 142, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है बच्चे? फुल जस्टिस, अनुच्छेद 142 है बच्चे, पूर्ण न्याय की बात करता है। मैं बताता हूं बच्चे, फुल जस्टिस की बात करता है, या फुल जस्टिस की बात की गई है बच्चे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 142 जो है बेटा वो फुल जस्टिस की बात करता है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये फुल जस्टिस क्या होता है? हम एक केस ले लेते हैं बच्चे, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी केस, बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पर फाइनल जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद बच्चे उसने निर्णय दे दिया कि ठीक है आप केस बरी है, बाकी अगर कुछ और भी उससे संबंधित मैटर
होगा तो जिस केस का होगा बच्चे उस पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं आपको दो ऐसे केस बताऊंगा बच्चे, एक ऐसे केस बताते हैं, अब ध्यान से सुनना। अभी कुछ दिन पहले बेटा अयोध्या मैटर सॉल्व हुआ, यानी कि अगर बच्चे आप देखा जाए तो जो अयोध्या विवाद था जो चल रहा था 6 दिसंबर 1992 से, क्लियर हो जाएगा, जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया बेटा। हालांकि ये 1950 से ही केस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हाईलाइटेड हो गया 6 दिसंबर 1992 को बेटा अयोध्या मंदिर बच्चे, जो अयोध्या था, यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उसको तोड़ा गया था। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फाइनल रिजल्ट घोषित किया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो विवाद था, इस विवाद को इन्होंने बेटा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। विवाद को क्या कर दिया बच्चे, खत्म कर दिया। और इन्होंने कहा कि वहां पर क्या बनाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा। तो सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बेटा मंदिर बनाना ही नहीं कहा, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा, ध्यान से सुनना, कहा कि 3 महीने के अंदर आप ट्रस्ट बनाइए, 3 महीने के अंदर आप ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट में सारे मेंबर को नियुक्त करिए और फिर मंदिर निर्माण कार्य क्या करिए, प्रारंभ कर दीजिए बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पर सिर्फ निर्णय नहीं दिया बच्चे, उसने इस विवाद से संबंधित जितने अन्य मुद्दे थे बेटा उसके लिए भी सरकार को आदेश दिया और कहा कितने महीने के अंदर, तो आप बोल दोगे बेटा 3 महीने के अंदर क्या बनाया जाए, ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट बनाकर बेटा मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। फिर यहीं पर नहीं बच्चे, अब ये विवाद हमारा मुस्लिमों से चल रहा था, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी कहा गया बच्चे, ठीक है, कि इनको भी अयोध्या में कितने एकड़, 5 एकड़ जमीन की राज्य सरकार व्यवस्था करवाएगी बच्चे। यानी आपने देखा एक विवाद से संबंधित जितने पक्ष और विपक्ष के मैटर थे सब पर बच्चे आदेश जारी किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। ये सारा काम आर्टिकल 142 के तहत बेटा पूर्ण न्याय के तहत किया। ऐसे ही बच्चे भोपाल गैस त्रसदी हुआ था, आपने नाम सुना होगा, हजारों लोग मर गए थे बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जांच करने के बाद बेटा गवर्नमेंट से कहा कि आप जितने लोग भोपाल गैस त्रसदी में मरे हैं आप इनको इतने इतने रुपए कंपनसेशन भी दोगे। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया, हालांकि अन्य के क्षेत्र में क्या होता है, निर्णय दे देता कि आप इनकी आर्थिक मदद करिए, वो फिर छोड़ देते हैं राज्य सरकार पर। लेकिन कुछ ऐसे मैटर भी हिंदुस्तान में हुए बेटा जहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट फुल जस्टिस करती है। उस मैटर से संबंधित जितने भी बच्चे प्रोग्राम होते हैं या जितने मामले होते हैं, जितने विवाद होते हैं, सबका निपटारा करके उसके लिए बच्चे कोई ना कोई एक आदेश जारी किया जाता है, कोई ना कोई एक आदेश जारी किया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है बच्चे। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो फुल जस्टिस का मतलब हो गया कि संपूर्ण विवाद का निपटारा करवा देना। यहां पर कहा अयोध्या विवाद खत्म, यहां मंदिर बनेगा, यहां पर बच्चे क्या होगा, इनको 5 एकड़ दिया जाएगा, ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बना के मंदिर निर्माण प्रक्रिया, यानी कि 1 to all बच्चे घोषणाएं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम बेटा फुल जस्टिस कहते हैं, फुल जस्टिस कहते हैं, ठीक है बच्चे। अगला एक और आर्टिकल देख लो सर, आर्टिकल 139 है, ये भी थोड़ा सा है। अगर कोई मामला रिट का है, कोई मामला क्या है बच्चे, रिट का है, अगर ध्यान से देखना बच्चे, तो रिट के मामले पर बच्चे, रिट मामला हो तो इसका बच्चे विस्तार किया जा सकता है। किसके द्वारा विस्तार किया जाएगा, संसद द्वारा विस्तार कर दिया जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लो बेटा, ठीक है। यानी कि अगर यहां लिखा जाए सुप्रीम कोर्ट की रिट पर शक्ति बढ़ाई जा सकती है, और सारी रिटें हमने आपको पढ़ा दिया है बच्चे, सारी रिटें हमने आपको पढ़ा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बच्चे, लिख लीजिएगा।
ठीक है। एक आर्टिकल और लिख लेना बच्चे, ये शायद बताया नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 135 के तहत बेटा जो एक न्यायालय बनाई गई थी जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं, और आपको मैंने पढ़ा दिया है ये संघीय न्यायालय कब बनाई गई बेटा, 1937 में बनाई गई। इस संघीय न्यायालय की जितनी भी शक्तियां थी बच्चे, ये सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी गई किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट कौन से सन में बना, 1950 में। यहाँ की सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में आ गई, कौन से आर्टिकल के तहत, तो आपका रिजल्ट होगा सर 135 के तहत, यानी संघीय न्यायालय की सभी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित कर दी गई आर्टिकल 135 के तहत मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक थे सर सुप्रीम कोर्ट के जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते थे सर, ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है बेटा। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हम लोगों का नया टॉपिक तुरंत स्टार्ट होने जा रहा है सर जी, वो हमारा होगा आपका उच्च न्यायालय। क्या होगा बेटा, उच्च न्यायालय होगा। ये पॉइंट्स नोट याद करिएगा, ठीक है। बाकी जो बची खुची चीजें हैं बच्चे, वो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से बेटा, अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा कैसे न्यायिक समीक्षा होता है ना, कैसे क्यूरेटिव पिटीशन भी मैंने आपको बता दिया था। उपचारात्मक बच्चे जो पिटीशन होती है, याचिका होती है, वो भी मैंने बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे किसी को तो फिर वो फाइल बेटा अपील राष्ट्रपति के पास कर देता है। राष्ट्रपति बेटा अगर उसे ठुकरा देता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में बेटा क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है, और अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है तो आपको फांसी बच्चे दी जाएगी। निर्भया केस में बेटा सबसे हाईलाइटेड हुआ था क्यूरेटिव पिटीशन बेटा, ठीक है। तो कुछ बच्चे समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, फिर से समझ लेना बच्चे। किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दिया किसी को, और फांसी के खिलाफ सजा देने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये फाइल सुप्रीम कोर्ट के बाद वो आदमी कहाँ भेजेगा जिसे फांसी दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बच्चे राष्ट्रपति के पास क्षमा के लिए भेजेगा कि सर हमें क्या मिला है, फांसी मिला है, आप प्लीज इस पर कुछ करिए। तो राष्ट्रपति चाहेगा तो पूर्णतः क्षमादान दे सकता है, या उसके नेचर को बदल सकता है, या बच्चे जो कठोर दंड मिला है उसे सरल दंड में कन्वर्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे राष्ट्रपति पर। हालांकि राष्ट्रपति बेटा अपनी पावर का इस्तेमाल स्वयं ना करके मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी वो बच्चे अपने मन से किसी को पार्डन भी नहीं कर सकता है, किसी को क्षमा भी नहीं दे सकता है। अगला ये पॉइंट होगा सर, अगर मृत्यु दंड का मैटर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल बच्चे क्या करता है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन पूर्णतः मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। या बच्चे प्राविलंबन कर सकता है, अपनी फाइल को यानी मृत्यु दंड की फाइल को अपने पास रोक लेगा। तो जब तक वो रोके रहेगा तब तक उस व्यक्ति को बच्चे फांसी नहीं दी जाएगी। अगर कोई दंड सेना न्यायालय का हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सॉरी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के पास जाता है। राज्यपाल का इस पर कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर मान लो बेटा राष्ट्रपति ने फांसी की फाइल को कैंसिल कर दिया, तो फिर एक और ऑप्शन बचता है बेटा, वो हमारा होता है उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन होता है। तो फिर वो आदमी जो फांसी पाया होता है और राष्ट्रपति ने उसकी फांसी माफ नहीं की है, कैंसिल कर दी है, फिर भी वो आदमी बेटा क्यूरेटिव पिटीशन फिर से सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक कोई बच्चे बड़ा वकील होगा, उस क्यूरेटिव पिटीशन पर सिग्नेचर करेगा और बताएगा कि यहां पर जो निर्णय हुआ है ये अवैध तरीके से हुआ है, इस पर विचार किया जाए। अगर क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पर बच्चे पुनः सुनवाई की जाएगी, और अगर क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, तो उस बंदे को क्या मिलेगा, फांसी मिलेगा बच्चे, ये याद रखना। तो अगला हेडिंग डालेंगे अब सारे बच्चे, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, और हम इसे कहेंगे हाई कोर्ट। आपको पता ही है सर कि हाई कोर्ट जो है वो भाग 6 में है और अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। ठीक है बेटा, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा।
ठीक है बच्चे, अनुच्छेद 214 ये कहता है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ईच स्टेट बेटा, ठीक है, कौन से स्टेट? ईच स्टेट बेटा, सभी राज्य में उसका अपना अपना एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा मेरे बच्चे। और ये आर्टिकल किस में है? तो आप बताओगे आर्टिकल 214 में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब इसी में ध्यान से देखिएगा 7वां संविधान संशोधन किया गया और 1956 में किया गया, और इसके तहत कहा गया बच्चे कि यहाँ पर यूटीज के भी बच्चे कार्य क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे देखो बेटा, समझना, अगर हम पूछे तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 36 राज्य हो गए, लेकिन हमारे यहाँ हाई कोर्ट की संख्या तो मात्र 25 है, यानी टोटल यहाँ पर राज्य कितने बच रहे? 11 राज्य का को जो कार्य क्षेत्र न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा वो किसी न किसी उच्च न्यायालय के अधीन ही तो होगा। तो ये कहता है आर्टिकल बेटा 214 और 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि यूटीज का मैटर भी किसी भी न्यायालय में शिफ्ट किया जा सकता है बच्चे। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। कोई भी एक हाई कोर्ट बेटा एक या एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी मैं लास्ट में इसके एग्जाम्पल दूंगा। ये कहा गया बेटा 7वां संविधान संशोधन। अब अगला आर्टिकल होगा सर कि 215 बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 215 जो आर्टिकल होता है बच्चे, अनुच्छेद जो 215 होता है, ये हाई कोर्ट के लिए होता है और इसके तहत हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय बोला गया है। क्या बोला गया है? अभिलेख न्यायालय बोला गया है। और ये अभिलेख न्यायालय मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोई एक ऐसा केस बेटा जो सुप्रीम कोर्ट में आया हो और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना बच्चे क्या एक बच्चे निर्णय दे दिया हो, एक जजमेंट दे दिया हो, तो वह जजमेंट बेटा उस केस के लिए साक्ष्य के रूप में रहता है। और अगर वैसा ही कोई केस हाई कोर्ट में आ जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बच्चे एक साक्ष्य के रूप में बच्चे यूज कर सकता है, तो वो बच्चे कहलाता है अभिलेख न्यायालय। अब ये अभिलेख न्यायालय किसके लिए हो जाएगा? तो आपको पता ये डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट के लिए बच्चे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। आप याद रखना आर्टिकल 215 बच्चे अभिलेख न्यायालय की बात करता है बेटा। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखना, आर्टिकल जो 16 होता है बच्चे, 216 होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बच्चे हाई कोर्ट की बात करता है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। और बच्चे आपको पता संविधान के तहत हाई कोर्ट के गठन की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है बच्चे? गठन की बात किया गया है। और गठन में कहा गया है एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी बच्चे क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे बच्चे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बच्चे अन्य न्यायाधीश होंगे। और यहीं पर एक नोट डालना और डार्क पेन का इस्तेमाल करना बच्चे, और लिखना ध्यान से बेटा, सुप्रीम कोर्ट में तो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है, अभी वर्तमान में 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है बच्चे। हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती, संख्या निश्चित नहीं होती है, ये याद रखिएगा। हालांकि आपसे पूछा जाए कि सर भारत में 25 हाई कोर्ट है, इनमें सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र किसका है? तो आप तुरंत बताओगे सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है बेटा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। और तो डन है सर, जब सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है तो न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी बच्चे। इस समय वर्तमान में 160 प्लस न्यायाधीश हमारी इलाहाबाद में काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए
कार्य क्षेत्र के आधार पर बेटा, तो भारत की सबसे बिगेस्ट जो है, सबसे बड़ी जो है वो हाई कोर्ट कौन सी है? तो आप बोलोगे सर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद की खंडपीठ कहाँ है या ब्रांच कहाँ है? तो आप बोलोगे सर लखनऊ में है। क्या सुप्रीम कोर्ट की भी कोई ब्रांच है? तो आपका रिजल्ट होगा सर सुप्रीम कोर्ट की कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर बच्चे भारत देश के दक्षिण भाग में या दक्षिण भारत में सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा खोली जा सकती है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा खोली जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है, बट हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन आर्टिकल 215 ये कहता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जितने न्यायाधीशों की अन्य न्यायाधीशों की जरूरत होगी उतने अन्य न्यायाधीश होंगे बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला पॉइंट होगा बच्चे अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217। अब अनुच्छेद 217 में आपको रिजाइन की बात की गई है बच्चे, यानी ये लोग त्यागपत्र किसे देंगे? तो भाई ये मैं पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ ही पढ़ा चुका हूं। यहां पर बेटा ये सारे के सारे लोग जो है अपना त्यागपत्र किसे देंगे भाई? राष्ट्रपति को देंगे, यानी किसको? प्रेसिडेंट को देंगे बेटा, ठीक है। तो अगर बच्चे हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, इनके अपॉइंट की बात करें, इनकी नियुक्ति की बात करें, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति करने के दौरान आपको भी पता है बच्चे सलाह कौन देगा? तो कॉलेजियम प्रणाली सलाह देगा। सब पढ़ा चुका हूं, कुछ बचा नहीं है। कौन सी प्रणाली बेटा? कॉलेजियम प्रणाली सलाह देगा राष्ट्रपति को जज की नियुक्ति के लिए, ठीक है सर। फिर आपको पता है सर रिमूव करने का अधिकार, आपको पता है सर, अगर इन्हें रिमूव करने की बात की जाए तो आपको पता है सर संसद द्वारा, यानी यहां पर एडवाइस कौन देगा? रिमूव भी करेगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन सलाह कौन देगा? संसद देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा भाई, ये भी बता चुका हूं वहीं पर बेटा, ठीक है। तो रिमूव भी यहां पर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कार्यकाल, टेन्योर, तो हमने बच्चे अभी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया था कि अगर यहां पर मिनिमम पूछा जाए तो आपको पता है मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है भाई, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाई कोर्ट की बात किया जाए तो आपको पता है बच्चे कितने वर्ष तक है? 62 वर्ष तक है बेटा। 62 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 65 वर्ष है बच्चे, नोट कर लो। और बताओ इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? सारे बच्चे डन करो एक तरफ से। हो गया? ठीक है। अब इसी में सर ध्यान से देखिएगा, हम अहर्ता की भी बात कर ले बच्चे। क्वालिफिकेशन की बात कर ले बच्चे। अब क्वालिफिकेशन में सर आपको पता है सारे पॉइंट्स में तो पहला होता है बच्चे भारत का नागरिक हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो बेटा, 10 वर्षों से लगातार न्यायिक क्षेत्रों में कार्य किया हो बच्चे, या न्यायिक क्षेत्र की जगह बेटा अगर ये पद लिख लो बेटा, जज के रूप में कार्य किया तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों तक बच्चे न्यायिक पद पर कार्य किया हो बेटा। ठीक है, फिर बच्चे न्यायिक पद का मतलब है सर ये जज के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया हो बेटा। ठीक है, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या विधि वेत्ता हो बच्चे।
क्या हो, विधि वेकता हो, ऐसे लोगों को बच्चे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। ठीक है, जो 10 वर्षों से लगातार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हो, या 10 वर्षों से लगातार हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हो, या बच्चे राष्ट्रपति के नज़र में ये क्या हो, विधि वेकता हो, तो इन्हें हम हाई कोर्ट में बेटा जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट में हम जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, नियुक्त कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इनका होता है सर, अनुच्छेद 219 होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है। अगर हम 219 की बात करें बच्चे, तो आपको पता है आर्टिकल जो 2219 है सर, ये ओथ की बात करता है, शपथ। किसकी शपथ की बात करता है? हाई कोर्ट के जज की बच्चे, हाई कोर्ट के जजेस की बात करता है। अब याद रखना सर, इसको जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, इसको तो शपथ दिलाने का काम करता है गवर्नर, यानी कि बेटा राज्यपाल इसको बच्चे शपथ दिलाने का कार्य करता है। फिर अगर बच्चे जाए, अन्य जज होंगे, जो अन्य न्यायाधीश होंगे बेटा, जो अन्य न्यायाधीश होंगे मेरे बच्चे, इनको जो करेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा, यानी कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वो अन्य जज को शपथ दिलाएगा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा उसे राज्यपाल दिलाएगा। उस राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं बच्चे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आपका। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा 222, जजों का ट्रांसफर, जजों का ट्रांसफर बेटा। और जजों का ट्रांसफर बच्चे किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का भी ट्रांसफर हो सकता है, तो भाई हम कहां कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर, बट हाई कोर्ट में जजों का ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि भारत देश में 25 बच्चे हाई कोर्ट हैं। तो आज यहां पर थे इलाहाबाद में, कल हमने इनको भोपाल हाई कोर्ट में भेज दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज को भाई कहां भेज दे, ऐसा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि सर जजों का ट्रांसफर कौन करता है, तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति बच्चे सलाह पर ही तो करता होगा, किसी ना किसी व्यक्ति की एडवाइस लेता होगा बेटा, तो ये देता एडवाइस कोलेजियम सिस्टम। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी था कौन सी प्रणाली के द्वारा। अब कोलेजियम प्रणाली में आपको पता है सर, जज हाई कोर्ट की बात यहां पर हो रही है, किसकी बेटा? हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, 4 सीनियर जज होंगे बेटा, 4 सीनियर जज होंगे, और ये सीनियर जज कहाँ के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के होंगे। और फिर बेटा जैसे यहाँ पर देखो यूपी हाई कोर्ट में था, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, और आपको पता इलाहाबाद एक राज्य, सॉरी यूपी भी एक राज्य हो गया, जिसका एक बेटा उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है। अब इसको हम भोपाल भेज रहे हैं सर, ट्रांसफर कहां हो रहा है इसका? भोपाल में। तो यूपी से बंदा कहां जा रहा है? एमपी। तो यहां पर कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति सर, सलाह कोलेजियम देगा। तो यहां पर क्या होता है सर, इस राज्य से इस राज्य में ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों बच्चे राज्यों के जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाता है। तो लिख देना, ट्रांसफर में दोनों राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये बच्चे इतने लोग होते हैं कोलेजियम प्रणाली में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो जो राज्य एक्सेप्ट करेगा उसका भी चीफ जस्टिस होगा, और जिस राज्य से ट्रांसफर होगा, क्योंकि जिस राज्य से वो जा रहा है अभी तक इस राज्य में काम किया, इसकी इंफॉर्मेशन भाई ये देगा एक राज्य वाला, और जिस राज्य को एक्सेप्ट कर रहा है वो भी तो जानेगा कि जो बंदा आ रहा है क्या वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है बेटा। तो जजों के ट्रांसफर की बात हो गई 222 में। ठीक है बेटा। और हाँ सर, हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट को भी रिट की शक्ति प्राप्त है सुनवाई के लिए, और हाई कोर्ट को, तो वहां पर रिट पावर हमने बता दिया था बच्चे आप लोगों को। ठीक है,
ठीक है। चलो अब यहाँ जो रिट पावर हो जाएगी बच्चे, जो हाई कोर्ट की हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 226। कितने प्रकार की रिट है? 5 प्रकार की है। सब पढ़ा चुका हूं बेटा। और हमने कहा था रिट पर इसकी साविवेकाधीन शक्ति है, साविवेकीय पावर होगी, यानी कि हाई कोर्ट के साविवेक पर निर्भर करता है बच्चे। लेकिन बेटा सुप्रीम कोर्ट रिट के पावर पर बाउंड होता है, और सुप्रीम कोर्ट के रिट के पावर को संसद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है बेटा, ठीक है। तो रिट पावर भी लिख लो बच्चे। ठीक है, अगला छोटा सा हेडिंग, हाई कोर्ट का आरंभिक अधिकार क्षेत्र। हाई कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार, अगर कोई मैटर बच्चे मौलिक अधिकार के शोषण का हो, कोई शोषण का मामला हो, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, और ये रिट बच्चे पावर इस्तेमाल कर सकता है 226 के तहत बेटा, ठीक है बच्चे। एमपी ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, फिर बच्चे एमएलए हो या एमएलसी हो, इनसे संबंधित कोई बच्चे निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद भी जा सकता है बच्चे। राजस्व मामला भी डायरेक्ट जा सकता है। शुरू की क्लास में मैंने आप सबको पढ़ा दिया है। विवाह विच्छेद बेटा, ये सारे मैटर बेटा हाई कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं बेटा, ठीक है, आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। नोट कर लीजिए और बताइए पॉइंट समझ में आ गया। और ये सब मैंने सुप्रीम कोर्ट में समझा दिया है बच्चे, बस याद रखना कि ये हाई कोर्ट के लिए होता है, वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट के लिए होता था। ठीक है बच्चे, चलो अगला बच्चे जो आर्टिकल होगा, इससे संबंधित आपको कई क्वेश्चन मैं बता दूंगा बेटा, और यहां से क्वेश्चंस आता रहता है बेटा। अगला होगा बच्चे अनुच्छेद 231 बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो बच्चे। ये कॉमन कोर्ट की बात करता है। कौन से कोर्ट की बेटा? कॉमन कोर्ट की बात करता है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए बच्चे याद रखिएगा एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। कितने हाई कोर्ट का बेटा? एक हाई कोर्ट का प्रावधान। मैं एग्जाम्पल दूंगा यहां पर बेटा, कॉमन कोर्ट की बात किया गया है। ठीक है, चलो कॉमन कोर्ट में पहला देखो, एर्नाकुलम उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम हाई कोर्ट बेटा। अब एर्नाकुलम हाई कोर्ट आपको पता है बच्चे भारत के कौन से राज्य में है? तो आप बोलोगे केरल में है सर जी।
अब केरल बच्चे ऐसे लिखोगे, हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम हाई कोर्ट है वो उसका बच्चे न्यायिक क्षेत्राधिकार पूरा का पूरा केरल राज्य है, और साथ में बेटा यहां पर एक और राज्य को शामिल कर दिया गया है, लक्षद्वीप को भी शामिल कर दिया गया। यानी एर्नाकुलम बच्चे जो हाई कोर्ट है वो एक राज्य के साथ साथ एक केंद्र शासित राज्य के भी न्यायिक क्षेत्राधिकार की देखरेख करता है। बेटा कौन सा न्यायालय हो गया? एर्नाकुलम उच्च न्यायालय हो गया। भारत के कौन से राज्य में है? तो आप बोलोगे बच्चे केरल राज्य में है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा सर। ऐसे ही बच्चे ध्यान से देखो, अगला है बंबई उच्च न्यायालय। बेटा अब ये जो बंबई हाई कोर्ट है मेरे बच्चे, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र देखती है। बेटा महाराष्ट्र के साथ साथ ये सर गोवा को भी देखती है, और गोवा के साथ साथ बच्चे दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव। बच्चे दमन व दीव, अब आपको पता है ये दोनों राज्य एक हो गए हैं। बेटा इन दोनों केंद्र शासित राज्यों को एक कर दिया गया है। तो याद रखना इसका केस, इसका न्यायिक क्षेत्र, इसका बेटा कौन सा व्यक्ति देखता है? तो आप तुरंत बोलोगे सर बंबई उच्च न्यायालय देखती है। बच्चे बंबई उच्च न्यायालय देखती है। ये कॉमन का एग्जाम्पल हुआ सर। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भी है बेटा, है ना। कलकत्ता जो हाई कोर्ट है बेटा, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का न्यायिक क्षेत्र इसके कार्य क्षेत्र में आता है, और फिर उसके बाद बेटा ये अंडमान निकोबार का भी कार्य क्षेत्र देखती है। ठीक है, और इसकी बच्चे ब्रांच भी है पोर्ट ब्लेयर में। इसकी ब्रांच भी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है बेटा। तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ बेटा कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार के भी कार्य क्षेत्र को देखती है सर जी। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल देते हैं बच्चे। आपने चेन्नई हाई कोर्ट का नाम सुना होगा। अब चेन्नई हाई कोर्ट बेटा पूरा का पूरा तमिलनाडु का कार्य क्षेत्र देखती है, और साथ में पुडुचेरी का। ठीक है, साथ में किसका देखती है बच्चे? तो आप तुरंत बोलना सर पुडुचेरी का भी देखती है बच्चे। ऐसे मैं और एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे। एक का नाम है चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ का कार्य क्षेत्र पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित राज्य है बच्चे, और चंडीगढ़ बेटा कॉमन राजधानी है तीनों की। बेटा ये कॉमन उच्च न्यायालय है बच्चे। ठीक है, कॉमन उच्च न्यायालय है बच्चे। दिल्ली हाई कोर्ट बच्चे, ये 1966 में बनी बेटा। इकलौता केंद्र शासित राज्य जिसका अपना हाई कोर्ट है, और किसी भी बच्चे यूटीज के पास नहीं है। लेकिन वर्तमान में बेटा करंट में देख लो, वर्तमान में बच्चे जम्मू कश्मीर भी एक यूटीज राज्य हो चुका है, तो इसके पास भी अपना उच्च न्यायालय है। तो अब बच्चे याद रखिएगा, दो बच्चे जो हमारे केंद्र शासित राज्य है उनके पास अपनी अपनी उच्च न्यायालय हो जाएगी। एक तो जम्मू कश्मीर के पास है बेटा, और एक दिल्ली का था। हालांकि अभी तक ये इकलौता केंद्र शासित प्रदेश था बेटा जिसके पास में अपनी खुद की उच्च न्यायालय थी। लेकिन अब दो हमारे बच्चे केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं जिनके पास अपनी अपनी उच्च न्यायालय होगी। तो पहला दिल्ली हो जाएगा और दूसरा बेटा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है बच्चे सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जो उच्च न्यायालय है हमारा,
गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट बेटा असम का पूरा कार्यभार क्षेत्र देखती है, त्रिपुरा का देखती है बच्चे, मिजोरम का देखती है, नागालैंड का देखती है और अरुणाचल प्रदेश का देखती है। नोट कर लीजिएगा इसे। त्रिपुरा की तो हो गई है बच्चे, त्रिपुरा हटा देना, ये 4 कर लो। असम की है, मिजोरम की है, नागालैंड की है। त्रिपुरा में 2013 में बन गया बच्चे, त्रिपुरा और मेघालय में बच्चे और मणिपुर में 2013 में उच्च न्यायालय बन गया। मैं लिख दे रहा हूं बच्चे। तो गुवाहाटी बच्चे असम का पूरा कार्य क्षेत्र, मिजोरम का पूरा कार्य क्षेत्र, नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का पूरा कार्यभार देखती है बेटा, ठीक है। अब यहीं पर सर लिखना 2013 में त्रिपुरा का भी अपना हाई कोर्ट हो गया, मेघालय का भी अपना हाई कोर्ट हो गया और मणिपुर का भी अपना बच्चे मणिपुर का भी अपना हाई कोर्ट हो गया। इन तीनों का कार्य क्षेत्र भी गुवाहाटी ही देखती थी, लेकिन 2003 में इन 3 राज्य के लिए 3 हाई कोर्ट बना दिया गया बच्चे, ठीक है। 3 हाई कोर्ट बना दिया गया सर जी, ठीक है। पॉइंट्स नोट कर लेना जल्दी से। वर्तमान संख्या हाई कोर्ट, सबसे नया, सबसे न्यूएस्ट बेटा आंध्र प्रदेश, अमरावती। आंध्र प्रदेश बच्चे अमरावती। सबसे पुरानी हाई कोर्ट कलकत्ता। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती है बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लेना सर, सबसे बड़ी उच्च न्यायालय इलाहाबाद। नोट करो सारे बच्चे, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया पूरा? समझना क्या है इसमें, सिर्फ लिखना ही है बच्चे। चल, ये हाई कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए बच्चे, ठीक है। चलो अगला हेडिंग डालो बच्चे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
सारे बच्चे बताओ बच्चे, डिस्ट्रिक्ट कोड अनुच्छेद भाग 6 में है और अनुच्छेद 233 से लेकर बेटा कब तक है, तो आपको बोलोगे 237 तक है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात किया गया है। और यहां पर जो होता है बच्चे उसे हम डीजे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और इनके नीचे बच्चे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज में बच्चे आपको पता है 2 प्रकार का केस होता है। एक हमने आपको बताया था सिविल मामला होता है और एक होता है आपराधिक मामला। आपराधिक मामला जो होता है और जो सिविल मामला होता है बच्चे, इसे सिविल मामला के लिए हम इसे सिविल कोर्ट कहते हैं, और जब आपराधिक मामला होता है बच्चे तो इसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं। इसे सेशन कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बच्चे कल वाली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। कल ही बच्चे हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद बच्चे थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी बता देंगे, फिर अगला टॉपिक कर देंगे बच्चे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है बेटा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और बच्चे चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। इवनिंग में 7 PM पर लाइव मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय बेटा, बाय बच्चे।